हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्योंकि बच्चों, जो हमारी प्रश्नावली 1.3 है, उस प्रश्नावली में आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। साथ साथ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दिखाई पड़ता है कि 2 + अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, तो वहां पर हमें एक संख्या की जरूरत पड़ती है जिस संख्या का नाम होता है सह अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी संख्या के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और साथ साथ ये भी जानने वाले हैं कि सह अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं और सह अभाज्य संख्याओं को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये हमें समूह में दी जाती हैं। समूह का मतलब बच्चों ये हुआ जिसको हम कहते हैं जोड़ा, और इसको आप दूसरे शब्द में बोलते हो युग्म। और युग्म को बच्चों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेयर कहते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर संख्याएं दी जाएंगी वो कैसी होंगी, आपको जोड़े में दी जाएंगी, या आप कह सकते हो समूह में दी जाएंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो संख्या दी गई है वो संख्या हमारी सह अभाज्य संख्या है कि कोई और संख्या है। क्योंकि बच्चों, आप सभी लोगों को ये भी पता है कि संख्याएं हमारी बहुत सारी प्रकार की होती हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही था वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर आपको सभी संख्याओं के बारे में स्टडी करना है। अगर आप सभी लोगों को सभी संख्याओं के बारे में जानकारी लेना है तो उसका भी वीडियो बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके स्टडी कर सकते हो कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। इन सभी का डिटेल वीडियो लेक्चर बन गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों, अब हम यहाँ से सबसे पहले समझने वाले हैं कंसेप्ट को, जो कि हमारा है सह अभाज्य संख्या का कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले, जैसे हमने लिया यहाँ पे संख्या 5 और 14। अब बच्चों, ये जो हमें संख्या दी गई है ये कैसी है, ये संख्या हमें जोड़े में दी गई जिसको हम बोलते हैं युग्म। अगर कोई भी संख्या युग्म में दी गई है तो उसका पहचानने का तरीका होता है कि यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा गया 5, फिर कामा करके लिखा रहेगा 14। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को छोटे ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो बच्चों कि जो संख्या हमें दी गई है वो युग्म में दी गई है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम युग्म को समूह कहते हैं। तो बच्चों, अब हमें पहचान करना है कि ये जो हमें संख्या दी गई है 5, 14, ये संख्या हमारी सह अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है कि कोई और संख्या है। अब इन संख्याओं का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक ही फंडा होता है जिसका नाम होता है गुणनखंड। अगर जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता है तो उसका भी एक डिटेल वीडियो लेक्चर बन गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके सीख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है 5 और 14, इन सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाते हैं गुणनखंड का चिन्ह। तो यहाँ से हमने बना लिया गुणनखंड का चिन्ह 5, और यहाँ पे दूसरी संख्या हमने लिया है 14। इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारी संख्या 5 है ये कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब आपको अगर अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो उसका भी आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके स्टडी कर सकते हो कि अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसको शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याओं को बच्चों, जो हमारी शुरुआत होती है वो सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्या आती है 2, उसके बाद यहाँ पे संख्या आती है 3, फिर यहाँ पर 5, उसके बाद 7, इसके बाद यहाँ पर 11, 13, इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं आती रहती हैं। अगर आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके अभाज्य संख्या के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब बच्चों, आपको ये पता है कि अगर कोई भी संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या मिल रही है तो अभाज्य संख्या या तो 1 से विभाजित होती है या तो खुद की संख्या से विभाजित हो जाती है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो संख्या 5 यहाँ पर दी गई है वो इस अभाज्य संख्या में आ रही है, तो 5 खुद की संख्या से यहाँ पर कट जाएगी। तो जब बच्चों हम यहाँ से 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5
5 5 से कट जाएगा, यहाँ पे संख्या कितनी मिल जाएगी 1। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा 1 है ये खुद की संख्या से कट जाता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 को 1 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये कंसेप्ट आप यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो संख्या कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। और अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि 1 को 5 से जब भाग करेंगे, सॉरी 5 को अगर हम यहाँ से क्या करेंगे 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि अगर हम 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं या 1 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको वही चीज़ समझाया गया कि अगर हम 1 को 1 से यहाँ पर भाग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 किसी भी संख्या में कोई चेंजेस नहीं करता है। और साथ साथ आपको ये भी जानकारी है कि अगर हमारी कोई भी संख्या दी गई, जैसे मान लेते हैं हमारी संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई, हमारी संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई, हमारी संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 21 हो गई, इन सभी संख्याओं को 1 से अगर हम भाग करेंगे तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। आपको पता है कि 1 हमारी दुनिया की ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या को विभाजित कर देता है और ये हर एक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ये आपको जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो नोट पॉइंट में आप करके लिख सकते हो कि 1 हमारी ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है और 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अगर किसी संख्या का कुछ भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है तो उस संख्या का गुणनखंड सदैव 1 होता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हमने अगर 1 से 1 को विभाजित करेंगे तो संख्या कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब हम बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, 5 का गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5 का हमें गुणनखंड प्राप्त होता है 5 गुणे 1। अब बच्चों ये जो हमारा रूप होता है इसे हम गुणनखंड रूप भी कहते हैं या इसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं गुणनफल रूप। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ 5 गुणे 1 मिला। इधर जब भी आप देखेंगे तो जो भी संख्याएं आपको प्राप्त होगी वो सदैव अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। आपको ये जानकारी भली बात होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो इस साइड में जो संख्या प्राप्त होती है वो सदैव आपको एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। अब बच्चों हम चलते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो संख्या में दी गई है 14 है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें देखेंगे अभाज्य संख्या में सबसे पहली संख्या कौन सी आती है, 2 आती है। अब आपको पता है कि 2 के पहाड़े में 14 हमारा आता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतः कट जाएगी। तो जब हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब आप बच्चों यहाँ से देखिए कि जो संख्या में 7 प्राप्त हुई है इस अभाज्य संख्या में से कोई संख्या तो नहीं है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो संख्या 7 आई हुई इस अभाज्य संख्या में से एक संख्या है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि जो संख्या यहाँ पर प्राप्त हुई है कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आपको ये भी जानकारी साथ साथ होती है कि अभाज्य संख्या से ही कटती है, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटती है। और अगर कटती भी है तो सिर्फ 1 से कटती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 7 से विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब आपको पता है अगर हम 1 को 1 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको जो संख्या प्राप्त हुई है ये संख्या हमारी क्या है, 2 7 और नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है 1, ये हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको गुणनफल के रूप में यहाँ से व्यक्त कर लेंगे जैसे हमने 5 का किया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 14 का गुणनखंड ये हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 1 हो जाएगा। अब बच्चों इन दोनों संख्याओं का हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे HCF किसका निकाल रहे हैं, यहाँ से 5 और 14 का। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 5 और 14 का जब HCF निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का हम गुणनखंड देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं मैच कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 है तो यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है, मैच सिर्फ आपका 1 कर रहा है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे HCF 5 और 14 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको ये भी पता है साथ साथ कि अगर किसी भी संख्या का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है तो उसका गुणनखंड सदैव 1 होता है। और जब भी हम किसी संख्या का यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं तो हमें उसके लिए 2 से अधिक संख्या का होना जरूरी होता है। आप अलग से एक संख्या का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब संख्या के बारे में जानकारी लेना हो या उसके बारे में पता करना हो कि किस प्रकार से संख्या है तो गुणनखंड करके ही हम उसका पता करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता चल गया कि जो हम यहाँ से क्या करते हैं 5 और 14 का गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने पर 5 का गुणनखंड में मिलता है 5 गुणे 1 और 14 का
गुणनखंड मिलता है 2 गुणे 7 गुणे 1। तो इन दोनों संख्याओं का जब हम यहाँ से HCF निकालते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें यहाँ पे संख्या दी गई थी 5 और 14, इन दोनों संख्याओं का जो युग्म होता है, या ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी होती हैं, एक सहअभाज्य संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सहअभाज्य संख्या की परिभाषा। आपको ये चीज समझ लेना है कि जब भी सहअभाज्य संख्या आपको दी जाएगी तो हमेशा कैसे होगी, जोड़े में होगी। जैसे यहाँ पर संख्या दी गई थी 5, 14। अब इस संख्या को आप किसी भी रूप में लिख सकते हो। जैसे आप इसको इस तरह लिख सकते हो 5/14, या आप इसको लिख सकते हो 5 गुणे यहाँ से 14। किसी भी रूप में इसको आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आपको ऑपरेशन बोला जाए। ऑपरेशन का मतलब बच्चों होता है संक्रियाएं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या की सबसे पहले परिभाषा। तो यहाँ पर इसकी 2 परिभाषा लिखी गई है। सबसे पहली परिभाषा को एक बार रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको परिभाषा को दूसरे शब्दों में भी लिखे हैं, तो उस संख्या को यहाँ पर हम, उस परिभाषा को यहाँ पर हम रीड करके देखेंगे कि उस परिभाषा और इस परिभाषा में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर में ये परिभाषा लिखी गई है, ये परिभाषा इस गुणनखंड को देखते हुए लिखी गई है कि जैसे हमने यहाँ पर काम किया है उसी प्रकार से इसकी परिभाषा लिखा है। और ये तो हमारी वो परिभाषा होती है जो किताबों में लिखी गई होती है, या आपको कहीं कहीं ये परिभाषा दिखाई पड़ती है, ये हमारी वो परिभाषा है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इसकी परिभाषा यहाँ से लिखी गई है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को शॉर्टकट में या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको HCF, आगे लिखा गया है, 1 हो तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों इस परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि संख्या 2 हो या 2 से ज़्यादा संख्या हो, अगर उन दोनों संख्याओं का हम क्या करते हैं, अधिकतम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमें दी गई थी वो संख्या हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल में संख्या लिया था 5 और 14, इन दोनों संख्याओं का हमने जब HCF निकाला, क्या निकाला, HCF निकाला, तो हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। उसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमें कोई संख्या 2 या 2 से ज़्यादा दी जाए, जैसे हमने यहाँ पे संख्या ले लिया 5, यहाँ से हमारी संख्या हो गई 7, और इसके बाद यहाँ पे हमने संख्या ले लिया 19। अगर इन तीनों संख्याओं का हम क्या करते हैं, यहाँ से HCF ज्ञात करते हैं, तो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो हम बता सकते हैं कि 5, 7 और 19 भी हमारा क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से क्लियर होगा। अब बच्चों हम देखते हैं इसकी दूसरी परिभाषा, जो कि दूसरे शब्द में लिखी गई है। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, जिस वजह से आपको वीडियो थोड़ा ब्रेक होकर के मिल रही है। तो अब हम वहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने टॉपिक को छोड़ा था। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टडी कर रहे थे सहअभाज्य संख्या की दूसरी परिभाषा, जो कि यहाँ पर या करके लिखी गई है। तो चलिए अब हम यहाँ से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारी दूसरी परिभाषा लिखी गई है, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, ऐसी संख्या के समूह को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस परिभाषा में आपको बताई जा रही है कि कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 होता है, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं, जो कि यहाँ से हमारा लिखा गया है कम से कम। कम से कम का बच्चों यहाँ से मतलब हो गया कि आपको 2 संख्या तो लेनी ही लेनी है, जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है संख्या 2। इससे आप ज़्यादा भी संख्या ले सकते हो, मीन्स आप 2 अभाज्य संख्या से ज़्यादा संख्या ले सकते हो, 3 अभाज्य संख्या ले सकते हो, 4 अभाज्य संख्या ले सकते हो, 5 अभाज्य संख्या ले सकते हो। कहने का सेंस ये हुआ कि जब भी आपको कहीं पर ये शब्द दिखाई पड़ जाए कम से कम, और उसके आगे अगर यहाँ पे संख्या लिखा गया है 1 या 2, जैसे यहाँ पर आप संख्या देख रहे हैं लिखा गया है 2, तो 2 से आपको ज़्यादा संख्या लेना है, 2 तो आपको लेना ही लेना है, 2 से आप अधिक संख्याएं भी ले सकते हो। तो कम से कम का मतलब आपको यहाँ पर समझ आया होगा। और आगे किसके बारे में बताया गया है कि अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह। तो जो भी आपको लेना है वो अभाज्य संख्या का समूह लेना है, चाहे आप 2 संख्या लीजिए, चाहे आप 2 से ज़्यादा ले लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या का समूह लिया, 2, 3 हो गया, तो इसको बोलेंगे 2 अभाज्य संख्या का समूह है। अब इसको हमें बताना है कि ये सहअभाज्य संख्या है कि कोई और संख्या है। और 2 से ज़्यादा का मतलब ये हो गया बच्चों कि जैसे यहाँ पर आप इसी संख्या में कोई दूसरी संख्या ले, जैसे हमने यहाँ ले लिया 5,
7 और यहाँ से हमारी संख्या होगी 11। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 3 संख्या का समूह है और इसमें 2 संख्या का समूह है। तो इसमें वही बातें लिखी गई हैं कि कम से कम 2 या 2 से आप ज़्यादा संख्या लिख सकते हैं और कौन सी संख्या लेनी है आपको, अभाज्य संख्या लिखनी है। तो ये भी हमारी क्या है, 2 संख्या का समूह जो कि अभाज्य संख्या का है और ये हमारा 3 संख्या का समूह है जो कि एक अभाज्य संख्या का समूह है। और अगर हम क्या करते हैं, इसमें 2 और 3 का यहाँ पर HCF निकालेंगे और अगर हमें इसका HCF 1 मिलता है और अगर हम यहाँ पर 5, 7 और 11 तीन संख्याओं का HCF अलग अलग निकालते हैं, अगर इन तीनों संख्याओं का HCF 1 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या का समूह है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब HCF कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पर हमने निकाला था 5 और 14 का, तो आप देख रहे हैं 5 का यहाँ पर हमने अलग निकाला है और 14 का हमने अलग निकाला है। तो इन दोनों संख्याओं का जब HCF हमने निकाला तो इन दोनों संख्याओं का HCF हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 मिला। तो हम कह सकते हैं कि 5 और 14 का जो यहाँ पर हमारा समूह है ये कैसा है, एक सह अभाज्य संख्या का समूह है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर वाली परिभाषा और जो यहाँ पर नीचे वाली परिभाषा लिखी गई, इन दोनों परिभाषाओं का मेन कंसेप्ट समझते हैं। तो इस परिभाषा की मेन कंसेप्ट में आपको लिखा गया है, ऊपर वाले में बताया गया है 2 या 2 से अधिक संख्या। तो बच्चों इस परिभाषा को थोड़ा सा यहाँ पर ओपन करके लिखा गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है 2 या 2 से अधिक संख्या के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको हम कहते हैं HCF 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बच्चों ये जो हमारी परिभाषा नीचे लिखी गई है इसी का यहाँ पर ओपन फॉर्म लिखा गया है, जिसमें साफ साफ कह दिया गया है कि 2 संख्या लेनी है या आपको 2 से अधिक संख्या लेनी है। क्योंकि बच्चों जब आपको किसी भी संख्या के बारे में कोई जानकारी करना होता है तो आपको सदैव 2 संख्या दी जाती है या आपको 2 से अधिक संख्या दी जाती है। कभी भी आप सिंगल संख्या का कोई भी यहाँ पर पता नहीं लगा सकते हो कि ये हमारी किस प्रकार की संख्या है। तो जब भी आपको किसी चीज़ की तुलना करनी होती है तो आपको उसके बारे में 2 प्रोसीजर तो पता ही होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर पता कर सकते हो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में आप सभी लोग जानते हो कि अगर इसके गुणनखंड क्या हो, या तो 1 हो या तो स्वयं की संख्या हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी लें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम दूसरी अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें इस वाले पार्ट को यहाँ से ले करके और यहाँ तक थोड़ा इसको क्लोज करके लिखा गया है। तो इसको क्लोज करने के लिए एक शब्द का यूज किया गया जिस शब्द का नाम है कम से कम 2 अभाज्य संख्या। तो जो हमारा शब्द है वो कम से कम है। कम से कम का मतलब आपको पता है कि 2 संख्या तो हमें लेना ही लेना है, साथ साथ 2 से अधिक संख्या लेनी है। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप सभी संख्याएं अभाज्य संख्या लो, आप यहाँ पर भाज्य संख्या भी ले सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर उसका HCF कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं उस संख्या का समूह क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आगे यहाँ पर भी वही बातें बताई गई है कि HCF के बारे में और ऊपर वाले में भी क्या बताया गया है, HCF के बारे में बताया गया है। तो आपको इन दोनों का जो मेन थीम है या मेन कंसेप्ट है वो HCF के बारे में है कि अगर हमें कोई भी संख्या दी गई है और उस संख्या का अगर हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं, HCF हमें 1 मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्या हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो संख्या दी गई है, चाहे 2 संख्या हो चाहे 2 से अधिक 3 संख्या हो, उन सभी संख्याओं का जो समूह होगा वो सह अभाज्य संख्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को सह अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रश्नावली 1.3 के बारे में। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।